हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। हिंदू कुश हिमालय एच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है एच 8 देशों अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान में फैली एक पर्वत श्रृंखला है। सेकेंड वाला है बर्फ और हिम की मात्रा सबसे अधिक है, जिसके कारण इसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदू कुश हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो 3500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और 8 देशों अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान के अनुदिश है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। इसमें विश्व के 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी शिखर मौजूद हैं। ग्लेशियर, आर्कटिक और अंटार्कटिक से इतर जो एच ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिमपात और हिम की मात्रा सर्वाधिक है, जिसके कारण इसे प्रायः तीसरा ध्रुव कहते हैं। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। एशिया का जल टावर, इसे एशिया का जल टावर कहते हैं क्योंकि यह 10 प्रमुख सीमा पारिक नदियों सहित 12 नदी घाटियों के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। अमू दरिया ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इरावदी, मेकांग, साल्विन, तारिम, यगात्से और पीला हुआंग रहे हैं। ये एशिया के 16 देशों से होकर बहती है तथा एच क्षेत्र में निवास कर रहे 240 मिलियन लोगों तथा निम्न क्षेत्रों में रहने वाले 1.65 बिलियन लोगों के लिए स्वच्छ जल के स्रोत हैं। पारिस्थितिक यहाँ 330 पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें 4 वैश्विक जीव विविधता हॉटस्पॉट शामिल है, अर्थात हिमालय, इंडो बर्मा, दक्षिण पश्चिम चीन पर्वत और मध्य एशिया पर्वत। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 34 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। सेकेंड वाला है संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार देता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक। इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारत में जो मार्शल लॉ है, अनुच्छेद 34 के विषय में भारत के राज्य में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। और जो हमारे यहाँ पर है, भारत में जो मार्शल लॉ की अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से किया गया है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। मार्शल लॉ के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए क्षतिपूर्ति, अनुच्छेद 34 संसद को किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लागू हो व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है। संसद ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दिए गए दंड, जब्ती के आदेश या किए गए अन्य कार्य को भी वैध बना सकती है। संसद द्वारा पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लागू करने की कुछ शर्तें हैं। संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान भी नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार देता है। मार्शल लॉ कब युद्ध, आक्रमण, बगावत, विद्रोह या कानून के प्रति किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। शक्तियों का दायरा है इसका कुछ। मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों को भी सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए असामान्य शक्तियां प्रदान की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मार्शल लॉ की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निलंबित नहीं हो जाती। तो इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आय स्रोतों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है मानव उपभोग हेतु शराब पर उत्पाद शुल्क। सेकेंड वाला प्राकृतिक संसाधनों का पट्टा या बिक्री। थर्ड है लॉटरी की बिक्री। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। हमें इसमें से बताना है कितने राज्यों के लिए राजस्व के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? सी। इसके हमारे जो सभी तीनों ही क्या है, हमारे राज्यों के राजस्व के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। राज्य विभिन्न स्रोतों से राज्य अर्जित करते हैं। उनके अपने
कर राजस्व OTR में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर शामिल है, जैसे राज्य GST, SGST, केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए वस्तु और सेवा कर GST का एक हिस्सा, शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग के लिए GST के दायरे से बाहर की वस्तुओं पर बिक्री या जो कर या वेट, संपत्ति लेन देन पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, वाहन पंजीकरण कर और मूवी टिकटों पर मनोरंजन कर लगा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य प्राकृतिक संसाधनों के पट्टे या बिक्री, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आर्थिक सेवाओं, लॉटरी की बिक्री और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण से ब्याज प्राप्तियों जैसी गतिविधियों से गैर कर राजस्व अर्जित करते हैं। राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी मिलती है, जो कल्याण, बुनियादी ढांचे और आपदा राहत में सहायता करती है। अतः मानव उपयोग के लिए शराब पर उत्पाद शुल्क, वन प्राकृतिक संसाधनों का पट्टा या बिक्री और लॉटरी की बिक्री सभी राज्यों के लिए राजस्व के प्रत्यक्ष स्रोत है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है, इसकी स्थापना 1990 में विश्व भर में पोलियो के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर की गई थी। सेकेंड वाला, इसके कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। थर्ड वाला है, इसे प्रिंसेस ऑफ ऑस्यूरियस पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमें बताने उपरोक्तों में से कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? केवल एक। जो इसका हमारा आंसर होगा ये, इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए वर्ष 1946 में स्थापित यूनिसेफ भारत सहित 190 से अधिक देशों में कार्य करता है। इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला है जो हमारा सही नहीं है। इसमें हमारा कौन सा, इसमें जो हमारा कौन सा वाला सही है? थर्ड वाला। इसमें हमारा केवल तीसरा वाला सही है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए। इसमें केवल हमारा थर्ड वाला सही है और फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए वर्ष 1946 में स्थापित यूनिसेफ भारत सहित 190 से अधिक देशों में कार्य करता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, सहायता प्रदान करना, विश्व स्तर पर उनके कल्याण की समर्थन का कार्य करना है। इसे सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। यूनिसेफ में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। तो इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। भारत में यूनिसेफ वर्ष 1949 से सक्रिय है तथा बाल कल्याण में सुधार के लिए 17 राज्यों में यह कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय पहलों में एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ICDS, सफल पोलियो उन्मूलन अभियान, मातृ एवं बाल पोषण कार्यक्रम तथा नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत नवजात कार्य योजना शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। कोक बोरोक भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा, इसे त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह मुख्य बांग्ली लिपि में लिखी जाती है। सेकेंड वाला है, त्रिपुरी राज्यों का इतिहास, राजरत्नाकर शुरू में कोक बोरोक और कोलोमा लिपि में लिखा गया था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कोक बोरोक को वर्ष 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। त्रिपुरा की जो है 23.97% आबादी द्वारा बोली जाती है, जो 211 की जनगणना तथा इसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह कम से कम पहली शताब्दी ईस्वी से अस्तित्व में है। राजरत्नाकर त्रिपुरी राजा और एक इतिहास प्रारंभ में दुल्लो बेदंत्र और चोटाई द्वारा कोक बोरोक और कोलोमा लिपि में भी लिखा गया था। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है और जो सेकेंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड वाला है हमारा फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। हमारा फोर्थ है कथन फर्स्ट रॉन्ग है और जो सेकंड वाला है वो सही है। तो हमें यहाँ पर कथन दे रखे हैं। हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। हमारा कथन फर्स्ट है,
दूरसंचार विभाग DOT द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किए गए PM जो हमारा वाणी ढांचे का उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है। सेकेंड वाला राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना है। तो हमें इसमें से बताना है इन कथनों का सबसे अच्छा ऑप्शन या कौन सा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। हमारे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है और जो सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दूरसंचार विभाग DOT द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किए गए PM वाणी फ्रेमवर्क का उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह दुकानदारों जैसे स्थानीय व्यवसायों को वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने सस्ती इंटरनेट पहुंच प्रदान करने और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के लक्ष्यों का समर्थन करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसलिए जो हमारा कथन है वो सेकंड सही है और फर्स्ट भी हमारा सही है और जो हमारा सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड जो है कॉर्पोरेट एग्जिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट हमारा दे रखा है CPES को वित्त मंत्रालय द्वारा कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया था। सेकेंड वाला इसने हितधारकों के साथ समय पर भौतिक संपर्क सुनिश्चित करके व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाता है। इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा ये हमें आपको इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारे दोनों ही सही नहीं है, हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग है। जो हमारा फर्स्ट वाला है इसमें CPES को वित्त मंत्रालय द्वारा कंपनी बंद करने के लिए प्रक्रिया को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें हमारा वित्त मंत्रालय नहीं, यहाँ पर कौन सा मंत्रालय होता है हमारा, जो हमारा होता है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। और यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए नहीं, केंद्रीकृत और यहाँ पर कारगर लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाला भी रॉन्ग होगा। और जो हमारा सेकंड वाला है वो भी यहाँ पर ये क्या होता है, इसने हितधारकों के साथ समय पर भौतिक संपर्क सुनिश्चित करने व्यापार में आवश्यकता प्राप्त को है जो हमारा यहाँ पर आवश्यक समाप्त करके करता है। तो इसलिए जो हमारा सेकंड है वो भी रॉन्ग है। इसका जो हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड जो कॉर्पोरेट है एग्जिट CPES जो है हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA द्वारा कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत और कारगर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। यहाँ हितधारकों के साथ भौतिक संपर्क की आवश्यकता को समाप्त करके व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाता है। इसलिए जो हमारा सेकंड है वो भी सही नहीं है। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPC ने कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक 70 से 90 दिनों तक व्यवस्थित कर दिया है। इसका उद्देश्य 6 महीने के भीतर कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। सेकंड वाला इसका उत्खनन वर्ष 1954 में SR राव ने की थी। और थर्ड वाला इस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, लोथल। यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। लोथल जो है गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2200 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका उत्खनन वर्ष 1954 में SR राव ने की थी। गुजराती में लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का भी यही अर्थ है। यह विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात गोदीवाड़ा था जो शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को धरोहर विश्व स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसलिए जिसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, अब भ्रंग कला शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है।
फर्स्ट हमें दे रखा है हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र इस शैली का मूल स्थान है। सेकेंड वाला है 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारतीय चित्रकला पर इसका प्रभुत्व रहा। थर्ड वाला प्रारंभ में बौद्ध विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें शैव विषयों को भी शामिल किया गया। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा एक सही है और वो हमारा कौन सा वाला सही है, यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और थर्ड है वो रॉन्ग है। हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र इस शैली का मूल स्थान है तो नहीं, कौन सा है, गुजरात और मेवाड़ राजस्थान इसका मूल स्थान है। और जो हमारा थर्ड वाला है प्रारंभ में इसको कौन से, तो जैन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें कौन सा, वैष्णव विषय को भी शामिल किया गया था। इसलिए जो इसमें हमारा केवल एक सही होगा वो भी सेकंड वाला। अभ्रक कला शैली की उत्पत्ति गुजरात और मेवाड़ राजस्थान में हुई थी, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। इसने 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारतीय चित्रकला पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। प्रारंभिक चित्रकारी ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी, लेकिन बाद में कागज पर प्रिय पुस्तक चित्रण के रूप में बनाई जाने लगी। शुरुआत में जैन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाद में इसमें वैष्णव विश्व जो विषय को भी शामिल किया गया, जिसमें गीत गोविंद धर्मनिरपेक्ष प्रेम शामिल थे, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। इन कलाकृतियों में भित्ति चित्र शैली को कम आयाम में बनाए रखा गया है, जिसमें लाल, पीले और गेरू जैसे प्रतीकात्मक रंगों को चमकीली और सुनहरे रंगों में परिवर्तित किया गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट है यहाँ उत्तराखंड में स्थित तथा यहाँ वर्ष 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत शामिल पहला क्षेत्र था। सेकेंड वाला इसकी स्थापना वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी तथा इसे भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। फर्स्ट सेकेंड दोनों ही सही है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह वर्ष 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत शामिल होने वाला क्षेत्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी तथा इसे भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए जो इसका कथन है सेकेंड वाला है वो भी सही है। कोर जोन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण क्रम में अधिक प्रतिबंध वाला क्षेत्र है, जबकि बफर जोन इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है, जिससे सुसंगत मानवीय गतिविधियों के साथ साथ प्रकृति के स्थायी संरक्षण में भी सहायता मिलती है। तो जो इसका आंसर क्या होगा, सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।